हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 जो कि थ्योरी का है, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, और साथ ही में हम लोग सीखने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ऑलरेडी हम लोग अकाउंटिंग में काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, जर्नल सीख चुके, लेजर सीख चुके, ट्रायल बैलेंस सीख चुके और ट्रेडिंग अकाउंट तक अभी हम पहुंचे हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस क्या है अकाउंटिंग का, यानी कि गोल क्या है इस अकाउंटिंग का, किस लिए हमें ये अकाउंटिंग चाहिए होती है। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, और हम लोगों ने सीखा है कि मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो हमारे दो होते हैं। पहला होता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि हमने प्रॉफिट कमाया है कि लॉस सस्टेन किया है, और दूसरा हमारा होता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कितना हम ओन करते हैं, कितने एसेट्स हैं हमारे पास और कितना हम लायबल हैं, कितना हम ऑब्लिगेशंस हैं हम लोगों के ऊपर, तो कितना हम ओ करते हैं, जो कि हमें बताती हैं लायबिलिटीज और कैपिटल। ये दो ऑब्जेक्टिव्स तो हमें पता ही हैं। तो फर्स्ट टू ऑब्जेक्टिव्स हमारे वही रहेंगे। फर्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो उसमें क्या है, यहाँ मैंने लिखा है बिजनेस, उसको क्या चाहिए होता है, नेट रिजल्ट जानना चाहता है। वो कैसे पता चलता है, वो क्या होता है, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है हमारी। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपने थ्योरी का जब भी आप आंसर लिख रहे हो, सारा कुछ इन नोट्स में ही रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, जो आपको लिखनी रहेंगी। तो यहाँ पर वो वर्ड्स हैं बिजनेस, वो जानना चाहता है नेट रिजल्ट जो कि होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और उसके बाद लिखा है कैसे पता चलती है, कहाँ से पता चलती है। वो पता चलती है हमें हमारी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहा, जो पर्पस रहा फॉर अकाउंटिंग, वो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, या फिर आप इसको लिख सकते हो टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। साथ ही में बताना है कहाँ से पता चलती है, ये पता चलती होती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितना हम ओन करते हैं, कितना हम ओ करते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को हम फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या रहेंगे हमारे, फाइनेंशियल पोजीशन या फिर हेल्थ। कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट बनाकर पता चलती है। तो यहाँ लिखा है बैलेंस शीट, और उसके बाद क्या होता है वहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस हम लोग को पता चलता है। तो एसेट्स मतलब कितना हम ओन करते हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के नीचे लिखा है कितना हम ओ करते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ही ईजी हो गए स्टार्टिंग से, जिनके बारे में हमने बात भी करी। अब जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा फर्स्ट वाले से रिलेटेड। फर्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो तीसरा रहेगा टू नो रीजंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग जानना चाहते हैं अगर हमने प्रॉफिट कमाया, कैसे हमने वो प्रॉफिट कमाया, क्या मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहा हमारा, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ और किस टाइप का वो एक्सपेंस था, वो रीजन क्या था हमारा कि हम लोग प्रॉफिट कमा पाए, जो कि हम इजीली बता सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको एनालाइज करके हमें सब पता चल जाएगा। साथ ही में अगर हमें लॉस हुआ, हम जानना चाहेंगे किस कारण हमें लॉस हुआ, क्या हम ग्रॉस लॉस में ही थे, क्या हमने जब अपना सामान बेचा, मेजर जो परचेज और सेल करी, क्या उसी में लॉस आ गया था या नीचे जाके लॉस आया, मतलब कि क्या नेट लॉस आया हमारा। अगर ग्रॉस लॉस ही आ गया तो क्यों आया, क्या हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे बेच दिया, क्या हमने कॉस्ट से भी कम पे बेच दिया, और अगर नेट लॉस आया तो कौन सा ऐसा खर्चा रहा जिस कारण से हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाए, यानी लॉस में आ गए। तो इस तरीके से जो हम एनालाइज करते होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, टू नो द रीजंस फॉर दैट प्रॉफिट और लॉस, वो तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि है टू नो रीजंस फॉर प्रॉफिट और लॉस। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एनालाइज। हम लोग एनालाइज करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो उसकी दो साइड्स होती है, हमें पता है, डेबिट साइड मतलब कि एक्सपेंसेस वाली साइड, और क्रेडिट साइड मतलब कि इनकम्स वाली साइड। तो ये चीज़ें हमने लिखनी है यहाँ पर इस पॉइंट को समझाते हुए कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करने वाले हैं, उसकी डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड, और उसकी क्रेडिट साइड मतलब कि इनकम वाली साइड। तो ऐसे करके ये तीन तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें बहुत ही आसानी से याद भी रहेंगे। अब चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है,
टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम स्टार्टिंग से ही इसके बारे में बात कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, उसके बाद हम क्लासिफाइंग करते होते हैं लेजर में। तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, मतलब कि विच आर मॉनिटरी इन नेचर, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उन सभी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप अ कंप्लीट, पहला वर्ड जो ध्यान में रखना है वो है कंप्लीट, और दूसरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं। सामने मैंने लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये रिकॉर्ड हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, जर्नल में सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि एज एंड व्हेन दे अकर्ड, जैसे जैसे एक ट्रांजैक्शन हुई वैसे वैसे ही हम उसको डेट वाइज जिस टाइम पर भी वो होगी तब हम लोग रिकॉर्ड कर देते होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और दूसरा, उसके बाद कंप्लीट रिकॉर्ड कैसे रहता है हमारे पास, हम पोस्टिंग भी करते हैं, कहाँ, लेजर में हम लोग करते हैं। तो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, जो कि क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है कि कोई ट्रांजैक्शन हम ओमिट ना कर दे, मतलब कि भूल ही ना जाए रिकॉर्ड करनी, और साथ ही में कोई फ्रॉड ना हो, उसमें भी वो हमें अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है कि जितने भी चांसेस रहते हैं ओमिशन और फ्रॉड के वो बिल्कुल कम हो जाए। तो नीचे लिखा है अवॉइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। तो 4 ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे। उसके बाद 5th ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन ईयर टू ईयर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ। हर बिजनेस जानना चाहता है कि जितना भी धंधा, जितना भी प्रॉफिट उसने पिछले साल कमाया था, क्या इस साल वो पिछले साल का प्रॉफिट एक्सीड कर पाया है, अगर कर पाया तो किस कारण से कर पाया, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई, क्या ऐसी इनकम आई, या क्या ऐसा एक्सपेंस हमने कम कर लिया कि हम पिछले साल से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखनी है वो क्या है, कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन करना है, तभी तो हमें पता चलेगा ईयर टू ईयर प्रोग्रेस हुई है, ग्रोथ हुई है। कैसे पता चलेगा, जब कंपेयर करेंगे इस साल को विद प्रीवियस ईयर या फिर ईयर्स। तो ब्रैकेट में एस भी लिखा है, चाहे पिछले कितने भी सालों के साथ कंपेयर करो, चाहे जस्ट जो प्रीवियस ईयर था उससे आप कंपेयर करो, जिससे कि हमें अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पता चल जाती होती है। तो ये है हमारा 5th ऑब्जेक्टिव। 6th है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। तो ये तो एक ऑब्वियस ही चीज है, ये प्रिवेंट करता है मतलब कि हो ना जाए फ्रॉड, और डिटेक्ट भी करता है। डिटेक्ट मतलब बता देता है कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। हमें अच्छे से पता है हम लोग कितने रूल्स फॉलो करके सब कुछ कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग जब करते हैं जर्नल में रूल्स फॉलो करके करते हैं, उसके बाद जब हम क्लासिफाइंग करते हैं तब हम रूल्स फॉलो करके करते हैं, उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, उसके बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, वो भी टैली होनी चाहिए। तो एट एनी ऑफ दीज स्टेजेस अगर तो हमारा ये टोटल ऑफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, या कहीं पे हमने अमाउंट गलत लिख दी, पोस्टिंग करते वक्त कहीं अमाउंट गलत लिख दी, कहीं जर्नल एंट्री डालते वक्त अमाउंट हमने गलत लिख दी, हमें किसी भी स्टेज पर पता चल सकता है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, क्लासिफाइंग करते हैं लेजर में, और फिर समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। फिर पूरे को ऐसे करके एरो डाल के लिखा है एट एनी स्टेज एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। तो कहीं पे भी हमें पता चल जाता है, कहीं पे भी टोटल ऑफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, या किसी भी जर्नल एंट्री में हमारा टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ, या पोस्टिंग करते वक्त एक जगह तो सही अमाउंट पोस्ट कर दी, दूसरी जगह तो सही अमाउंट पोस्ट नहीं करी, तो हमें पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस हमारा टैली करने ही नहीं वाला है। साथ ही में किसी भी स्टेज पे एरर हमारा डिटेक्ट हो सकता है। तो ये है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। और फिर 7th और लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, अकाउंटिंग में लास्ट में वर्ड हमारे पास आता था, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यही है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। तो इसमें क्या करेंगे, हम कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स जो कि हमें पता चलते हैं, फाइनेंशियल हमारी जो स्टेटमेंट्स बनती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसका जो इनसाइट्स रहते हैं वो सबको बताते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखना है, जो कि इंटरनल रह सकते हैं और एक्सटर्नल रह सकते हैं। इंटरनल यूजर्स वो हुआ विच आर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको इंटरनल डेटा यूज करके डिसीजंस लेने होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स वो जो कि पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में से देखते हैं, स्टेटमेंट्स में से देखते हैं, उनको जो भी डिसीजंस के लिए चाहिए होता है। ये जो
टॉपिक रहेगा यूज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको हम डिटेल में भी आगे कवर करेंगे। तो ऐसे करके ये हमारे 7 पॉइंट्स रहते हैं विच आर द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाए तो भी यही लिखना है, अगर पर्पस पूछा जाए तो भी यही लिखना है। तो ऐसे करके एक पार्ट हमारा खत्म हुआ। दूसरा जो चीज़ है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स जो थे किस लिए अकाउंटिंग हमें चाहिए होते हैं, अब फंक्शंस, क्या काम करती है अकाउंटिंग हमारे लिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस इतना ज़्यादा भी कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब आप थ्योरी का क्वेश्चन लिख रहे हो तो उनको तो एग्जैक्ट पॉइंट्स ही चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस में यही वाले पॉइंट्स आने वाले हैं और जो फंक्शंस है उसमें यही वाले पॉइंट्स आने वाले हैं। अब जो कॉमन पॉइंट्स हैं सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। पहला है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव में भी था, टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो क्या काम है अकाउंटिंग का, ये भी काम है कि ये मेंटेन करती है कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। फिर से यही चीज़ आपने जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर सीखे थे वही आपने यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने हैं व्हाइल राइटिंग अबाउट दिस वेरी पॉइंट। सेकेंड रहेगा कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। फिर से ये यहाँ पर भी था हमारा, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। तो किस काम आएगी अकाउंटिंग हमारे, क्या फंक्शन है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, जिसमें फिर से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखना है, नेमली इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद के जो हमारे 5 पॉइंट्स है वो डिफरेंट है, तो ध्यान रखना है वो कौन से हैं। तीसरा रहेगा हमारा प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के पास काफ़ी तरीके के एसेट्स होते हैं। हमारे पास कैश होता है, कुछ बैंक में बैलेंस पड़ा होता है, कुछ फर्नीचर होता है, हमारे पास कार होती है, लैपटॉप होता है। तो अब प्रोटेक्ट कैसे करती है अकाउंटिंग इन एसेट्स ऑफ बिजनेस को, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल द एसेट्स विच आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ हमारा रिकॉर्डेड रहता है इस अकाउंटिंग के कारण। तो यहाँ पे लिखा है वेरियस एसेट्स होते हैं एक बिजनेस के पास, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, लैपटॉप्स, जो भी। उसके बाद लिखा है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड कीपिंग कंट्रोल। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब का रिकॉर्ड बना के रखते हैं। एक एक एसेट का रिकॉर्ड होता है हमारे पास और साथ में कीपिंग कंट्रोल हमें पता होता है कि जितने भी हमारे जैसे डेप्रिशिएबल एसेट रहते हैं तो कितना तो डेप्रिशिएट वो हो चुके हैं, आज उनकी वैल्यू क्या है, सब कुछ हमें पता चलता है। तो कीपिंग कंट्रोल, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड कीपिंग कंट्रोल, ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो तीसरा पॉइंट ये है। अब चौथा पॉइंट जो है हमारे पास इन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग वो है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो असिस्ट करता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने होते हैं एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो असिस्ट करता है मैनेजमेंट को उन डिसीजंस को लेने के लिए, कौन, अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट ने क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। जो भी वो प्लान्स बनाता है, जिस टाइप से भी वो कंट्रोल करता है, जो भी डिसीजन वो लेता है वो ऐसे ही नहीं लेता, बेसिस होता है उसका। और वो बेसिस क्या होता है, वो बेसिस होता है अकाउंटिंग। तो इसके नीचे आप यही लिखोगे कि मैनेजमेंट ने प्लानिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। वो ऐसे ही नहीं करती कि इंट्यूशन से कर ले। नंबर्स हमारा बेस होता है और वो जो नंबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो बेसिस होता है हमारा अकाउंटिंग। तो फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, वो है ट्रस्टीशिप। साथ ही में आपको कोई भी जो ये पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने को भी बोल सकते हैं, तो उसके नीचे क्या लिखना है आपको सब पता होना चाहिए। एक एक चीज़ का मतलब आपको समझाया जा रहा है और इन डेप्थ नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो। और यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल लॉजिकल है, बस हर चीज़ का मतलब आपने ध्यान से समझना है। तो यहाँ ट्रस्टीशिप, इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट होती है हमारी, इट शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी के फंड्स वो यूज़ कर रही है, कंपनी के रिसोर्सेज वो मैनेजमेंट यूज़ कर रही है, तो उसको इन गुड फेथ वो सारा यूज़ करना होता है। अब क्योंकि अकाउंटिंग में एक कंप्लीट और एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है, तो मैनेजमेंट को हर डिसीजन बहुत ही ध्यान से लेना होता है, क्योंकि कोई भी अगर फ्रॉड किया, कोई भी कुछ भी किया, तो आपका पता चल सकता है थ्रू अकाउंटिंग। ज़रूरी नहीं है पता चले, लेकिन अकाउंटिंग में पता तो चल ही सकता है, चांसेस रहते हैं पता चलने के। अगर कोई फ्रॉड करे तो वो जो मैनेजमेंट है उसको एज अ ट्रस्टी ऑफ कंपनीज फंड्स, मैनेजमेंट शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ कंपनीज फंड्स, ये यहाँ पर लिखा है।
उसको इन गुड फेथ कंपनी के फंड्स यूज करने हैं, और अकाउंटिंग का वो फंक्शन रहता है ट्रस्टीशिप प्रोवाइड करने का। और उसके नीचे साथ में लिखोगे अकाउंटिंग असिस्ट देम टू कंट्रोल द रिसोर्सेज, वो सही से कंट्रोल कर सकते हैं उस रिसोर्सेज को, यानी कि कोई और भी अगर फ्रॉड करने की कोशिश करे तो आपको पता चल जाएगा थ्रू अकाउंटिंग। तो ट्रस्टीशिप के नीचे हमने ये सारी चीज़ें लिखनी है कि मैनेजमेंट जो है उसको एज अ ट्रस्टी ऑफ कंपनीज फंड्स एंड रिसोर्सेज वो एक्ट करना होता है। 6th पॉइंट है हमारे पास कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कितने ही लीगल रिक्वायरमेंट्स रहती है कंपनी को जो फॉलो करनी होती हैं, सारी वो लीगल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करना, वो सारी किन नंबर्स पे बेस्ड होती है, वो सारे नंबर्स हमें अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करता है थ्रू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और कोई भी नंबर्स हमें चाहिए कहाँ पर पड़ा है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, वो सारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे पास अकाउंट्स की बुक्स में ही पड़ा होता है। तो क्या कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स हमारा 6th पॉइंट है। उसके नीचे लिखना है अडियरेंस। कंप्लायंस का मतलब अडियर करना, यानी कि फॉलो करना। क्या फॉलो करना है? हर एक बिजनेस को it has to submit various statements like ITR, GST returns etc. तो accounting provides information for drafting these. इन सब को ड्राफ्ट करने के लिए अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रहती है सारी अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करती है। और लास्ट हमारा पॉइंट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब क्या होता है, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स प्रॉफिट कर रहे होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स इन इटसेल्फ लॉस कर रहे होते हैं। तो फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट वो कैसे होता है? अकाउंटिंग के थ्रू ही हो पाता है। उससे हमें पता चलता है एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस किस तरीके से जा रही है, क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो लॉस में है और क्यों है। तो क्या फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके नीचे लिखना है, तो कुछ प्रॉफिट में होते हैं, कुछ लॉस में होते हैं, 2 एरोस निकाल के अब दोनों को वापस ले जाके लिखना है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑन द डिपार्टमेंट हेड। तो ये सारे रहे हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस ऑफ अकाउंटिंग अलग है अगर पूछा जाए थ्योरी में, और जो हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग रहते हैं वो अलग हैं। 2 कॉमन है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। तो इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखना है। हर पॉइंट को सिर्फ हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे, हर पॉइंट को हम नीचे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे और वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको पूरे तरीके से बता दी गई है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और थ्योरी के टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।